हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम तिवारी अपने YouTube चैनल डिवाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है सॉलिड स्टेट्स। 12th के क्लास का ये फर्स्ट पेपर का फर्स्ट टॉपिक है। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए जानते हैं सॉलिड स्टेट्स होता क्या है। देखो, जो भी चीज़ें हैं मैटर को 3 प्रकार के पाए जाते हैं: ठोस, द्रव, गैस, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट। जिसमें से जो ठोस अवस्था होती है यानी सॉलिड स्टेट होती है वो हमारी केमिस्ट्री का पार्ट है। जो गैसियस स्टेट है, गैसीय अवस्था, वो आप 11 में पढ़ चुके हैं। और जो रही बात द्रव अवस्था की, तो वो बेसिकली फिजिक्स का पार्ट है, तो उसे हम फिजिक्स में डिस्कस करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सॉलिड स्टेट। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि ठोस होते क्या है, सॉलिड्स क्या होते हैं। आपको जैसा कि पता होगा, हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं क्लास 10 से, कि जो ठोस होते हैं उनका आकृति, आकार, आयतन यानी शेप, वैल्यू, ये सब चीज़ें डिसाइड रहती है, पहले से ही प्री डिफाइंड होती है। अगर इसकी आकृति फिक्स्ड है यानी ये अपने शेप में फिक्स है, इनका आयतन निश्चित है, आकार निश्चित है, तो इसे इस प्रकार की चीज़ों को ठोस कहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम बेसिकली कहाँ पे आई कि जब हम लोगों ने ठोस के बारे में ज़्यादा डिटेल में जानने की कोशिश की, तो बहुत सी ऐसी आकृतियाँ निकल के आई जिनकी आकृतियाँ तो सेम थी और वो बिल्कुल ठोस की तरह थी, लेकिन सच में वो ठोस होते नहीं थे। यानी अब वहाँ पे हमारे पास 2 डाउट थे। पहला डाउट ये था कि ठोस तो दिखने में ठोस है, लेकिन सच में वो ठोस नहीं है, यानी उसकी जितनी भी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो ठोस की तरह कार्य नहीं कर रही थी। तो उस हिसाब से जब हमने सर्च किया तो हम लोगों ने ये पाया कि जो ठोस होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। टाइप ऑफ सॉलिड्स, यानी ठोस के प्रकार। ठोस 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और दूसरा होता है एमॉर्फस। इसको हिंदी में कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस, और इसको कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। देखिए, क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? क्रिस्टलीय ठोस वो होते हैं जिनका आयतन, आकार सब कुछ निश्चित रहता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। अक्रिस्टलीय ठोस का देखो, दोनों में बेसिक थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो तो सच में ठोस होते हैं, लेकिन जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो सच में ठोस नहीं होते। उनकी आकृति ठोस के आकार की होती है, लेकिन वो सच में ठोस नहीं होते। जैसे कि हम स्टार्टिंग से जानते चले आ रहे हैं कि कोई भी ठोस, अगर हम ऐसे जनरल भाषा में बात करें नॉर्मल, तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर कोई भी ऐसी आकृति जिसपे आप थोड़ा सा भी फोर्स लगाएं तो टूटे ना, ब्रेक ना हो। कोई भी ऐसी चीज ले सकते हैं आप। अगर जैसे NaCl का कोई टुकड़ा है, आप उस पर कोई भी फोर्स लगाए तो आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते। लेकिन एक दूसरा एग्जाम्पल होता है ग्लास, जिसको कांच कहते हैं। ये हमारे घर पे खिड़की वगैरह में लगा रहता है। आप कभी इसको देखिए, ये देखने में तो बिल्कुल सॉलिड होता है, लेकिन सच में क्या होता है, आप इस पर थोड़ा सा फोर्स लगाइए और टूट जाता है। आप थोड़ा सा इस पर फोर्स ऐड करिए और ये अपने आप ब्रेक हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज तो ऐसी थी जो इसको ठोस से अलग कर रही थी। इसी हिसाब से ये देखने में ठोस था और ये पार्ट भी ठोस का था, लेकिन इसको हमने अलग अलग डिफाइन कर दिया। जो क्रिस्टलीय ठोस होता है बेसिकली क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उस पर आप ज़्यादा सा फोर्स ऐड करिए और अपने आप ब्रेक हो जाता है। तो ये बेसिक सा अंतर होता है। लेकिन फिर जब इसके बारे में हमने और चर्चा की तो हुआ क्या कि हम इसके और पॉइंट पे पहुंचे। तो हम अब डिस्कस करते हैं कि दोनों की प्रॉपर्टीज में अंतर क्या रहता है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हम बीच से लाइन ड्रॉ करें, एक साइड लिखते हैं एमॉर्फस। देखिए होता क्या है, अगर हम सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ पार्टिकल हैं ए बी और वो एक रेंज में लगे हुए हैं, जैसे कि ए के बाद बी लगा हुआ है, बी के बाद ए लगा हुआ है, ए के बाद फिर बी लगा हुआ है, फिर ए लगा हुआ है, फिर बी लगा हुआ है, फिर ए लगा है, फिर बी लगा है। ठीक, इसके नीचे ए लगा है, बी लगा है, ए लगा है, बी लगा है, ऐसे कर करके कोई भी एक ठोस बना गया है। ठीक,
कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स जैसे NaCl रहा है तो एक Na लगा है, फिर Cl लगा, फिर Na लगा, फिर Cl लगा, या हम एक भी पर कंज्यूम कर रहे हैं तो एक A लगा, उसके ठीक बाद B लगा, फिर A लगा, फिर B लगा। आप अगर ऐसे देखिए तो भी एक आपको ऑर्डर मिल रहा है, A के ठीक बाद B मिल रहा है, B के ठीक बाद A मिल रहा है। अगर आप ऐसे देखिए तो A के ठीक नीचे A मिल रहा है। तो इससे एक चीज़ ये रहती है कि जो इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल फिक्स रहता है, एक एलिमेंट के ठीक बाद दूसरा मॉलिक्यूल, दूसरे मॉलिक्यूल के ठीक बाद तीसरा मॉलिक्यूल, इस प्रकार से रहता है। जबकि एटमॉस्फेयर में ऐसा नहीं होता है। एटमॉस्फेयर में कोई कंपलसरी नहीं है कि वो एक फिक्स ऑर्डर में ही हो, वो किसी भी ऑर्डर या फ्रेम में हो सकते हैं। तीसरी एक चीज हम ये कह सकते हैं कि ये तो पहला उत्तर रहा कि इसके मॉलिक्यूल और इसके मॉलिक्यूल एक फिक्स ऑर्डर पे होते हैं, जबकि इसके मॉलिक्यूल फिक्स ऑर्डर पे नहीं होते। यानी हम अगर कहें तो इसका हम ये लिख सकते हैं कि फिक्स रेंज ऑर्डर, और इस पे ये चीज नहीं पाई जाती है। दूसरी एक चीज, दूसरा पॉइंट ये होता है कि अगर आप इसको काटते हैं और इसको काटते हैं, सपोज हम कोई भी चीज लेकर के दोनों ठोसों को अलग अलग काटें, तो होता क्या है कि इसको काटने पे दोनों साइड मिलने वाली आकृति कैसे, जैसे हमारा पहले AB था, हमने इसको कट कर दिया तो दूसरी आकृति क्या थी, AB, इसके ठीक नीचे क्या था, AB, और इसके भी ठीक नीचे क्या आया, AB। ये मैं इन दोनों को, इस पार्टिकल को और इस पार्टिकल को अलग अलग लिख रहा हूँ काटने के बाद। फिर इसके नीचे क्या था, AB, और इसके नीचे क्या था, AB। देखिए इसमें सबसे बड़ी चीज ये रहती है कि A के ठीक बाद B आ रहा है, इधर भी A के ठीक बाद B आ रहा है, यहाँ भी A के बाद B आ रहा है, यहाँ भी A के बाद B आ रहा है, यहाँ पे A के नीचे A आ रहा है और उसके नीचे A आ रहा है, यहाँ पे A के पूरी इस लाइन में A ही आ रहा है। अगर आप इस लाइन की बात करो तो इसमें देखिए B भी आ रहा है और इसमें भी B भी आ रहा है। यानी आप किसी भी सिचुएशन में आप कैसे भी सर्च कर लीजिए, आप अगर ऐसे खींच के देखते हो तो भी आपको वही चीज मिलेगी। यानी हर कंडीशन में हर तरह से वो बिल्कुल सेम फिक्स ऑर्डर पे ही रहता है। अगर आप उसको काटते हो तो दोनों टाइप की जो दोनों साइड की फिगर होंगे वो बिल्कुल सेम होंगे। जबकि इसमें अगर देखा जाए, इसको काटने के बाद आप खुद देख सकते हैं कि दोनों में अलग अलग फिगर बनेंगे, यानी ये वाला फिगर और ये वाला फिगर दोनों अलग अलग होगा। ये देखिए आपको खुद दिख रहा होगा कि इसमें जैसे जो भी चीजें हैं, आप इसमें सीधे सीधे देख सकते हैं कि इसमें AB है, इसमें AB AA है, यहाँ पे डिफरेंस हुआ, यहाँ पे B होना चाहिए था लेकिन AA है, यहाँ AB A है, यहाँ पे AA B है। तो इससे एक चीज और निकल के आती है, जब हमारे मॉलिक्यूल्स अलग अलग थे तो उनके बीच जो बल लग रहा था, जो फोर्स लग रहा था, जिसे अंतराणिक बल कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ये ज्यादा हो गया। क्यों ज्यादा हुआ? ये इसलिए ज्यादा हुआ क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि आपके जो मॉलिक्यूल्स थे वो एक ऑर्डर में थे, एक रेंज में थे, और हर जगह आपको अगर यहाँ से छोड़ना है, आपको यहाँ पे फोर्स लगाना है, तो सीधी सी बात है अगर आप यहाँ पे फोर्स लगाओगे तो भी आपको उतना ही फोर्स ऐड करेगा जितना इसको करना पड़ेगा। मान लीजिए कहने का मतलब ये कि अगर आप एक ठोस बनाते हो, आप सोचते हैं आप चाहे यहाँ पे फोर्स लगाइए या फिर आप यहाँ पे फोर्स लगाइए या आप किसी भी वे में फोर्स लगाइए, आपको इस ठोस को ब्रेक करने के लिए हर दिशा से बराबर, हर डायमेंशन से बराबर ही फोर्स एक्ट करना पड़ेगा। जबकि इसके साथ ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये क्रिस्टलीय ठोस है और इसके मॉलिक्यूल्स अलग अलग रेंज में है। तो सीधी सी बात है, अगर हम इनके बीच की फोर्स की बात करें और इन दोनों के बीच की फोर्स की बात करें तो बेसिक सी बात है, मॉलिक्यूल अलग है तो फोर्स अलग होंगे। क्यों अलग होंगे? क्योंकि A के पास मान लिया मैंने 5 न्यूटन का फोर्स है और B के पास 4 न्यूटन का फोर्स है, दोनों रिएक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को ब्रेक करने के लिए, तो वो अलग होगा। अगर इसमें 5 और 5 होंगे तो अलग होंगे। तो यानी अगर अलग अलग फोर्सेज हैं तो अलग अलग आपको फोर्स लगाना पड़ेगा उसको ब्रेक करने के लिए। दूसरी चीज, इसको नॉर्मल भाषा में समझते हैं कि कभी कभी क्या होता है, आपको इसको यहाँ से तोड़ने के बजाय अगर आप यहाँ से फोर्स लगाइए, मान लीजिए हमने यहाँ 5 न्यूटन फोर्स लगाया, आप यहाँ 4 न्यूटन लगाया, तो हो सकता है ये यहाँ से ब्रेक हो जाए। क्यों? क्योंकि इस पे हर जगह पे इस कोने पे अलग फोर्स एक्ट करेगा, इस कोने पे अलग फोर्स एक्ट करेगा, जिसकी वजह से उसको तोड़ना कहीं से भी आसान हो जाता है। क्लियर? आगे हम बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की। देखिए सीधी सी बात ये होती है कि अगर ये एक रेंज ऑर्डर में है तो इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा वो हमेशा हाई रहेगा।
जबकि इसमें क्या होता है, ऐसा नहीं, इसका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो लो होगा। क्लियर, ये बेसिक सी बात है। क्यों लो होगा? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स अलग अलग लगे हैं। इसके बाद हम नीचे आते हैं, एक बात देखिए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब ये होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब ये होता है कि जो इनको तोड़ने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ेगा वो बहुत ज़्यादा होगा। ये बहुत ज़्यादा होने का मतलब ये होता है कि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत पास पास होंगे। मेन थिंग ये बहुत पास पास होंगे, इसके मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो थोड़ा सा दूर दूर होंगे। इससे देखो इससे एक पॉइंट निकल के आता है। पॉइंट क्या निकल के आता है कि अगर हम दो मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस की बात करें, यानी बॉन्ड ऑर्डर की, बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? बहुत छोटा होगा। क्यों? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल बहुत पास पास है। मॉलिक्यूल पास पास होने की वजह से क्या होता है, जो इनके बीच के बॉन्ड के बीच की लेंथ होती है इसको बॉन्ड लेंथ कहते हैं। बॉन्ड लेंथ जो होती है वो बहुत कम होगी, जबकि इसके और इसके बीच की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो बहुत ही ज्यादा हाई होगी। क्यों? क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो दूर दूर होते हैं। अब एक चीज सोचिए, ये लेंथ ज्यादा बड़ी है, इसको तोड़ने के लिए आपको बहुत इजीली तोड़ सकते हैं। जैसे कहने का मतलब ये, अगर एक बहुत बड़ा सा आपके पास रॉड है या डंडा है, अगर आपको उसको तोड़ना है तो आप कहीं से फोर्स ऐड करिए और आसानी से टूट जाएगा। लेकिन अगर वो छोटा हो जाएगा तो उसको तोड़ने के लिए आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और छोटा होने की वजह से बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, और बॉन्ड लेंथ कम होने में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो बढ़ जाता है। आगे बात करेंगे इसके बारे में। अगर हम इसको पिघलाना चाहें, दोनों टाइप के फोर्स को, अगर हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखें, फिजिकल प्रॉपर्टीज पे बात करें, तो अगर हम इसको पिघलाना चाहें तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमने अगर दोनों को, अगर हम दोनों के पॉइंट की बात करें, दोनों को अगर पिघलाना चाह रहे हैं तो क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प होता है। शार्प का सीन समझिए। शार्प का मतलब ये होता है कि बिल्कुल एक फिक्स डिग्री होता है। कहने का मतलब ये कि अगर कोई भी चीज आपके पास, कोई भी ठोस है वो 97 डिग्री सेल्सियस पे पिघल रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो 97 डिग्री सेल्सियस पे ही मेल्ट होगा, उसके ऊपर नीचे मेल्ट नहीं होगा। जबकि एटमॉस्फेयर में ऐसे नहीं होता। एटमॉस्फेयर में जो मेल्टिंग पॉइंट होता है एक ऑर्डर में होता है। ऑर्डर का सीन कि 110 से लेकर के 120, अगर इसके बीच में कोई भी चीज पिघल रही है तो उसके बीच में कहीं भी पिघल सकती है। हो सकता है कभी वो 115 पे पिघले, हो सकता है कभी वो 118 पे पिघले, या हो सकता है वो 120 पे पिघले, लेकिन इन दोनों के बीच में रहेगी, कभी उसका फिक्स ऑर्डर नहीं रहेगा। तो आज हमने इस बारे में बात की कि ठोस क्या होते हैं, उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं। हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो ठोस होते हैं उनकी आकृति, आयतन, आकार सब कुछ निश्चित रहता है, शेप आपका निश्चित रहता है, उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा मॉलिक्यूल की जरूरत होती है। फिर ये होते हैं दो प्रकार के हैं। पहला प्रकार होता है आपका क्रिस्टलाइन, जिसको क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, दूसरा होता है एमॉस्फेयर, जिसको अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। फिर हम बात करते हैं बेसिकली इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। सबसे बड़ी बात डिफरेंस की होती है, क्योंकि दोनों चीज़ें देखने में सेम बिल्कुल ठोस की तरह होती है, सेम सॉलिड्स होते हैं, लेकिन सच में क्या होता है कि इनकी फिजिकल क्वांटिटीज अलग अलग होती हैं। जैसे अगर हम क्रिस्टलीय ठोस की बात करें, क्रिस्टलीय सॉलिड्स की बात करें, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होता है, जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कम होती है, इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक ऑर्डर में लगे रहते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर में, इसलिए इसको बहुत बड़े फॉर्म में बनाया जा सकता है। अगर क्रिस्टलीय ठोसों की बात करें, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, एटमॉस्फेयर की सॉरी, तो उसमें ये होता है कि जो उसका ऑर्डर होता है वो फिक्स नहीं होता है, ए के बाद बी लग सकता है, फिर बी के बाद फिर बी लग सकता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं रहता है। इसके बाद उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो आपको पता है एक ऑर्डर में होता है। इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि इनकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है। बेसिकली एक चीज़ और समझिए, अगर हम बात करते हैं इन दोनों के ऑर्डर पे, तो जब आप अलग अलग टाइप के अलग अलग मॉलिक्यूल लगाते हैं तो उसके बीच में अलग अलग फोर्स एक्ट करते हैं, और यही एक मेन डिफरेंस होता है कि आपको क्रिस्टलीय ठोस यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को और एमॉस्फेयर सॉलिड्स को दोनों को तोड़ने के लिए क्रिस्टलाइन में आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा और एमॉस्फेयर में कम लगाना पड़ेगा। दूसरी चीज़ रेंज से मतलब ये होता है कि अगर हम क्रिस्टलीय ठोस की बात करें यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करें, तो आप उसको एक बहुत बड़े ऑर्डर में बना सकते हैं। जैसे कि आपका
अगर हम बात करें आयरन की, तो आयरन को आप बहुत बड़े प्लेटफॉर्म में बना सकते हैं। अगर आपको दरवाजा बनाना है तो आप बहुत बड़ा टुकड़ा उसका लोहे का ले सकते हैं। लेकिन इसके ठीक उल्टा आता है, अगर आपको ग्लास बहुत बड़ा बनाना है तो आप बहुत बड़ा ग्लास नहीं बना सकते। आपने कभी किसी बिल्डिंग में बहुत बड़ा ग्लास लगा नहीं देखा, क्यों? क्योंकि अगर बहुत बड़ा ग्लास लग जाएगा तो उसमें आसानी से कोई भी अगर हवा भी आएगी तो उसके पास भी इतना प्रेशर होता है कि उसे आसानी से तोड़ देगी। यानी अगर आप ऑर्डर बढ़ाओगे एमोस्फेयर सालिस में तो उसको ब्रेक करने के लिए चांसेस जो होंगे, यानी जो फोर्सेज होंगे वो बहुत कम लगाने पड़ेंगे। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे इस वीडियो में। बाकी आगे के वीडियो के लिए, आगे के टॉपिक के लिए हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक ऑल द बेस्ट।